नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीएस प्लैनेट पर। आज 29 अगस्त और 30 अगस्त की महत्वपूर्ण खबरों और उन पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी नॉर्थ ईस्ट रीजन एसडीजी इंडेक्स में किस जिले ने टॉप किया है? विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ टॉप्ड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स रिलीज्ड बाय नीति आयोग। तो किसने जो है इसको टॉप किया है? तो ईस्ट सिक्किम, जो कि सिक्किम राज्य की एक ज़िला है, इसने इस लिस्ट में टॉप किया है। तो पहले इसको समझ लेते हैं, जो है ये है क्या भाई। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एसडीजी क्या है। एसडीजी का फॉर्म आपको पता होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसे हिंदी में बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य, पहले इसको समझ लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा न्यूज़ क्या है। ठीक, सतत विकास लक्ष्य। अभी सतत विकास क्या है, पहले सतत विकास समझिए। देखिए, विकास का मतलब आपको पता है, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? जो आपकी पहले की स्थिति है उसमें सकारात्मक बदलाव आए, वही है विकास। ठीक है, आपका जो ग्रोथ है, यानी कि जो वृद्धि है, वो पॉजिटिव तरीके से अगर हो रही है तो वो है विकास। अब यहाँ पर ज़्यादातर लोग इसे आर्थिक विकास से समझ लेते हैं, वो जो कि गलत है। आर्थिक विकास का मतलब सीधे सीधे आपकी जो आर्थिक स्थिति है पहले से बेहतर हो रही है। ठीक, लेकिन मान लीजिए आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है, आपके देश की बात कर रहे हैं, देश की इनकम पहले से ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन देश का पर्यावरण अगर नीचे जा रहा है तो भाई शहर का विकास हो गया, लेकिन शहर का कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकल रहा है तो क्या होगा? लोग बीमार ज़्यादा पड़ेंगे, और पर्यावरण असंतुलित होगा तो आगे जाके समस्याएं उत्पन्न होंगी। दूसरी बात, जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस मतलब जो संसाधन हैं, कोयला वगैरह जितने भी संसाधन प्राकृतिक हैं, उनके दोहन से ही हम विकास कर पा रहे हैं। तो ये सारे के सारे लिमिटेड सोर्सेस हैं। कल को निश्चित तौर पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम उपभोग करेंगे तो ये जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे। तो आगे फिर क्या होगा? तो ये सारी फैक्टर्स को काउंट करते हुए हमें विकास के एजेंडा तय करने होते हैं। हमें ऐसी पॉलिसीज़ बनानी होती हैं कि हम विकास तो करें, लेकिन उसका पर्यावरण पर नुकसान कम हो, रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक हमें लाभ देते रहें। और तीसरा एक फैक्टर होता है इसमें कि इसका लैंगिक या सामाजिक स्तर पर किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। जैसे विकास तो हो रहा है देश का, लेकिन कुछ पूंजीपति हैं देश के, वो जो सबसे तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन देश का गरीब आदमी वहाँ खड़ा हुआ है। तो ये जो विकास होना चाहिए इंक्लूसिव भी होना चाहिए। इंक्लूसिव मतलब समावेशी, सभी वर्गों को लाभ भी मिले। तो ये है सतत विकास का लक्ष्य। समझ में आया? तो अब यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने विकास का जो एजेंडा तय किया है वो किस तरह का होना चाहिए? सतत विकास होना चाहिए। ये कब से तय किया है? 2015 से लेकर 2030 तक। 2030 तक ये लागू कर देना है। यूनाइटेड नेशन ने एक लक्ष्य रखा है कि जिसको सभी देशों को पालन करना है, और इसे क्या बोला गया है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये सभी देशों के लिए। समझ में आया? तो यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिससे सभी देशों को कब तक हासिल करना है? तो कब तक हासिल करना है? 2030 तक। कब से इसकी शुरुआत हुई है? 2015 से। ठीक है, तो ये 15 सालों के अंदर इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त कर लेना है। अब इसमें कितने गोल हैं? इसमें कुल मिला के 17 गोल हैं। कितने? 17। एक एक करके हम देखेंगे। तो आप समझ में आ गया। तो पूरी दुनिया के लिए ये नीति बनी है। तो राष्ट्र के लिए नीति कौन बनाता है? भारत के लिए। तो भारत के लिए नीति कौन बनाता है? नीति आयोग बनाता है। कौन बनाता है? नीति आयोग बनाता है। उसको भी देखेंगे। तो नीति आयोग ने क्या किया है? राज्य के स्तर पर, भारत में राज्य के स्तर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या सूरत हाल है, क्या उसकी वास्तविक स्थिति है, रियल स्टेटस क्या है, उसको लेकर क्या करती है? एक रिपोर्ट जारी करती है। समझ में आया? जिसमें ये बताती है कि कौन कौन से राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के करीब हैं, कौन जो है पीछे चल रहे हैं। तो आपके देश के राज्यों में जो विकास के नीतियां हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आधार पर होनी चाहिए, ऐसा नीति आयोग का रिपोर्ट कहता है, इसको प्रमोट करता है। अब नीति आयोग क्या कर रहा है? इसे एक स्टेप और ऊपर ले जा रहा है। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है, यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, उनके अंतर्गत जिले स्तर पर एक कंपटीशन कराना चाहता है, जिससे सभी जिले जो है वहाँ के नॉर्थ ईस्ट स्पेशली कि अंदर डेवलपमेंट हो, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसको लेकर उसने क्या किया है? एक रिपोर्ट जारी किया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है। तो उसी डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट में ईस्ट सिक्किम ने टॉप किया है। आई थिंक अब पूरी मामला समझ में आया होगा। नीति आयोग रिलीजियस NER डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल
डेवलपमेंट गोल इंडेक्स रिपोर्ट, ईस्ट सिक्किम टॉप्स, ठीक है, किसने टॉप किया ये इंपॉर्टेंट है। पैरामीटर्स वही सब है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होनी चाहिए कि भाई विकास हो रहा है, शिक्षा की स्थिति ठीक है, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक है, पॉवर्टी कम हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यही सब होना चाहिए, ठीक है। तो ये न्यूज़ को मैंने अच्छे से समझा दिया, आप आके आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, ये रिपोर्ट केवल और केवल 8 राज्यों को कवर करती है। किसको? 8 राज्य। कौन कौन? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। तो जो 7 नॉर्थ ईस्ट की राज्य हैं और एक सिक्किम है, इनमें 8 इन राज्यों को शामिल किया गया। क्लियर है? होपफुली समझ में आया होगा। हिंदी में भी ये रिपोर्ट है, पढ़ लीजिएगा। अब दूसरी बात क्या कर लेते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो किसने इसे लागू किया है? भाई यूनाइटेड नेशन ने विश्व स्तर पर। भारत में इसे लागू करने के लिए नीति कौन बनाता है? नीति आयोग बनाता है। कौन बनाता है? नीति आयोग बनाता है, ठीक। अब इसमें कुल कितने गोल हैं? 17 गोल हैं। आओ देख लेते हैं फटाफट। एक मिनट, दिख रहा है ये? हाँ, ये 17 गोल आपको दिख रहे हैं। देखिए, जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी राज्य के लिए या यूपीएससी के लिए, उनके लिए 17 के 17 गोल याद होने चाहिए। वनडे एग्जाम में अभी तक तो पूछा नहीं गया, लेकिन संभावना है कि आगे भी पूछी जा सकती है कि उनका क्रमांक याद होना चाहिए। जैसे पहला लक्ष्य क्या है? नो पॉवर्टी, यानी सभी देशों के अंदर गरीबी को दूर करना है। दूसरा क्या है? जीरो हंगर। जीरो हंगर का मतलब है कि भूखमरी को शून्य करना है, ठीक। जैसे भारत की रैंकिंग भूखमरी में 100 के आसपास है, मतलब समझ रहे हो, हम सबसे ज़्यादा भूखमरी वाले देशों में आते हैं, 100वें नंबर पर हैं। समझ में आ रहा है? बहुत हमारी स्थिति खराब है। दूसरा, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, मतलब स्वास्थ्य, ठीक है। और चौथा है क्या? क्वालिटी एजुकेशन, ये मिलना चाहिए। जेंडर इक्वालिटी, मतलब लैंगिक जो है भेद नहीं होना चाहिए स्त्री और पुरुष के बीच में, ठीक है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छता और स्वच्छ जल, ठीक, साफ जल। एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आपके पास बिजली हो यानी पावर हो, लेकिन वो भी कैसी? क्लीन, यानी सोलर से प्राप्त हुआ, विंड से प्राप्त हुआ, कोयला वगैरह से ना हो, ठीक है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब वही आपके पास जॉब्स वगैरह होनी चाहिए। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक। रिड्यूस्ड इनक्वालिटीज़, किसी भी तरह की असमानता समाज में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यानी कम होनी चाहिए। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, यानी आपका जो नगरीकरण हो इस तरह से हो, वो सस्टेनेबल होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं गंदगी फैला हुआ है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, कोयला का कंज्यूम किया जा रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, वही सब बातें हैं। क्लाइमेट एक्शन, पर्यावरण को लेकर ध्यान देना ताकि क्लाइमेट पर बुरा असर ना हो, ठीक है। लाइफ बिलो वाटर, यानी कि 14वां भी इंपॉर्टेंट। लाइफ बिलो वाटर मतलब कि ज़मीन के नीचे जो जीवन है उसको भी सुरक्षित रखा जाए। लाइफ ऑन लैंड, लैंड पर जो जीवन है उसको भी, जीवन मतलब मनुष्य की बात नहीं कर रहे, पूरे पर्यावरण की बात कर रहे हैं, ठीक है। लैंड और वाटर दोनों में जो जीवन है उसको सुरक्षित रखा जाए। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, वही बात है, शांति वगैरह, न्याय वगैरह। और पार्टनरशिप फॉर द गोल, और इस गोल के लिए पार्टनरशिप करना है ग्लोबल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर। समझ में आ रहा है? तो ये 17 लक्ष्य हैं, इनमें जो है आपको याद करना होता है, ये याद कर लीजिएगा 17 के। अब ऐसा नहीं दो दो करके गोल याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज सब याद कर डालो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नीति आयोग की। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा आज, क्योंकि ये टिपिकल है। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग क्या फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 में। कब हुआ था? 1 जनवरी 2015, ठीक है। ये काम क्या करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी, मतलब देश की सरकार के लिए, राष्ट्र की सरकार के लिए, केंद्र की सरकार के लिए योजनाएं बनाएगी, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली है, ठीक है। किसने इस्टेब्लिश किया था? नरेंद्र मोदी जी ने इस्टेब्लिश किया था। इससे पहले प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग हुआ करता है, इसको समाप्त करके नीति आयोग लाए थे, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया था? उसके अपने रीज़न है। काम क्या है? सीधे सीधे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना समझिए कि देश और राज्य के अंदर जो विकास की गतिविधियाँ चल रही है उसको लेकर प्लानिंग करना नीति आयोग का काम है, ठीक। चेयरपर्सन कौन है? इसके जो है आपको पता होना चाहिए, जो कोई भी प्राइम मिनिस्टर होगा वही होगा। इस समय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है तो चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी है। कल मान लो राहुल गांधी जी या अरविंद केजरीवाल या कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, अगर वो नीति आयोग को कंटिन्यू करता है तो वो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। क्लियर है? ये बात तो नीति आयोग की इतना आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि नीति आयोग के कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी उसकी संरचना की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले चेयरपर्सन है, जो कि इस समय कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। फिर वाइस चेयरपर्सन कौन है? वाइस चेयरपर्सन यानी उपाध्यक्ष पूछे जाएंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं, एकदम रट्टा मार के रख लेना, ये पूछे जाते हैं। उसके बाद क्या है? इसके फुल टाइम मेंबर्स। फुल टाइम मेंबर्स मतलब स्थायी सदस्य हैं डॉक्टर विवेक देबरॉय, वी.के. सारस्वत, रमेश चंद और वी.के. पॉल। ये 4 नाम आपको याद होने चाहिए, फुल टाइम मेंबर्स हैं, ठीक है। नीति आयोग जो नीतियाँ बनाएगा इनमें 4 इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। उसके बाद एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं,
पदेन सदस्य हैं। पदेन सदस्य जो कि कुछ मंत्री हैं, उनको बीच बीच में नियुक्त किया जाएगा, जैसे इस समय राजनाथ सिंह जी हैं। ये क्या है, अच्छा यहाँ पर गलती हो गई है, ये पुराना डेटा है, सॉरी ये पुराना डेटा है ये पुराना है, ये बदल गया है, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको मत देखिएगा। अगर आपको देखना है तो आप गूगल में डाल कर एक्स ऑफिशियो मेंबर प्रेजेंट नीति आयोग को आ जाएगा, तो वो उसको देख लीजिए, ये गलत है, ठीक है। हालांकि राजीव कुमार अभी भी जो है वाइस चेयरमैन है और ये फुल टाइम मेंबर्स हैं, ठीक है। स्पेशल इन्विटीज होंगे, कुछ मंत्री जी को बुलाया जाएगा। ये आपको इतना मुझे नहीं लगता ये वाला पूछा जाता है। वनडे एग्जाम में ज़्यादातर कौन पूछा जाता है, ये उपाध्यक्ष और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, अमिताभ कांत, इसको याद रखना है, ये और राजीव कुमार, ठीक है। तो ये नीति आयोग की संरचना है, ये लोग मिलकर आपस में काम करेंगे, राज्य और केंद्र के लिए नीतियाँ बनाएंगे, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डाक समुदाय के 2 परिषदों में भारत को सदस्यता मिली है। इनमें यूनिवर्सल डाक यूनियन की स्थापना कब हुई? इनमें से एक सदन है, एक परिषद है यूनिवर्सल डाक यूनियन। रिसेंटली इंडिया हैज़ बिकम है या विकास नहीं, इंडिया हैज़ बिकम द मेंबर ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन व्हेन इट वाज स्टैब्लिश्ड। तो कब स्टैब्लिश हुआ था? यूपीयू, ठीक है, यूपीयू यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये कब स्टैब्लिश हुआ था बच्चा? 1874 में हुआ था। क्या हुआ था? 1874 में। और न्यूज़ देखते हैं। तो भारत की बड़ी उपलब्धि, अंतर्राष्ट्रीय डाक समुदाय की 2 अहम परिषदों में शामिल हुआ। यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी मिशन ने दी जानकारी, सीधी सी बात है। अच्छा ये क्या है और देखते हैं। आदिबजान, ये आबिदजान क्या है? आबिदजान एक अफ्रीका की कंट्री जिसका नाम है कोट डी आइवरी, ठीक है, कोट डी आइवरी, ठीक है। अफ्रीका को थोड़ा सा बता दें, ये मान लो ये अफ्रीका है, ठीक है, आपका अफ्रीका है मैप, ठीक। तो अफ्रीका के मैप में यहाँ जो पश्चिम वाला क्षेत्र है इसमें बहुत सारे देश हैं। तो उसी जगह पर एक जगह पर आपको जहाँ पर जाएंगे, ये इधर मान लेते हैं, इधर, ठीक है, ये अफ्रीका है। ये पश्चिमी तट पर आपको मिलेगा एक देश जिसका नाम है कोट डी आइवरी। तो उसी की राजधानी है क्या? आबिदजान, ठीक है। कोट दी आइवरी, यहाँ से हाथी के दांतों को स्मगल किया जाता था, तो ये इसीलिए उसका नाम आइवरी। आइवरी का मतलब ये होता है हाथी के दांत, ठीक है। तो आबिदजान में 27वीं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस में भारत को, ठीक है, भारत को इसमें सदस्य चुना गया है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। दूसरी बात ये है क्या, अंतर्राष्ट्रीय ये यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है क्या, ये भी तो पूछा जा सकता है, और देख लेते हैं। द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन स्टैब्लिश्ड बाय द ट्रीटी ऑफ बर्न मतलब स्विट्जरलैंड में एक जगह का नाम है, बर्न ऑफ 1874, इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये यूनाइटेड नेशन की विशेषीकृत संस्था है। इसका काम क्या, पूरी दुनिया में जो पोस्टल सिस्टम है उसको इंटीग्रेट करना, समझ में आया, उनको इंटीग्रेट करना, पॉलिसी कैसी होनी चाहिए इसको बताना पूरी दुनिया में। तो इनके जो पॉलिसीज़ होते हैं उनको अडॉप्ट करके भारत सरकारें या किसी अन्य देश की सरकारें अपने यहाँ के पोस्टल सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। पोस्टल सिस्टम मतलब डाक सेवा को इम्प्रूव करना, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, तो बर्न स्विट्जरलैंड में। ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का जो हेडक्वार्टर होता है स्विट्जरलैंड में होता है, ठीक है। तो बर्न में है और इसका स्थापना कब हुआ था? 9 अक्टूबर 1874 में। तो ये याद कर लीजिएगा, ये पूछा जाएगा। और इसमें हुआ क्या है, भारत को अब इसकी सदस्यता मिल गई, ठीक है। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आज का, कि हाल ही में किस संवैधानिक संस्था द्वारा स्वीप परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिसेंटली विच कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज स्वीप कंसल्टेशन वर्कशॉप? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे प्यार से सीएजी कहते हैं, यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग, फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग, ये सब के सब क्या है? संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब ऐसी बॉडी, ऐसी सरकारी संस्थाएं जो संविधान के प्रोविज़न के द्वारा गठित होती हैं, ठीक है। सबका अनुच्छेद भी पूछा जा सकता है, जैसे सीएजी का अनुच्छेद है आर्टिकल 149 से 151, ठीक है। यूपीएससी का क्या है? आर्टिकल 312। इलेक्शन कमीशन का क्या है? आर्टिकल 324, ठीक है। यहाँ यूपीएससी का 312 नहीं 315 है, ठीक है। यूपीएससी का 315 है। फाइनेंस कमीशन का है 280। वित्त आयोग का क्या है? 280 है, ठीक है, 280। तो सीएजी का क्या है? 149। यूपीएससी का क्या है? 315। और इलेक्शन कमीशन का क्या है? आर्टिकल 324। और फाइनेंस कमीशन का है 280। ये सब डिटेल में पॉलिटिक्स के सेक्शन में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। तो इनमें से इलेक्शन कमीशन ने स्वीप परामर्श कार्यशाला यानी कि स्वीप कंसल्टेशन वर्कशॉप का आयोजन किया। अभी क्या है और देख लेते हैं, ठीक है। ये ACI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया,
ठीक। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेस 2 days स्वीप कंसल्टेशन वर्कशॉप टू रिव्यू स्टेट स्वीप प्लान्स फॉर फोर्थकमिंग इलेक्शन। देखो आगे 5 राज्यों में क्या होने वाले हैं, इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें से है यूपी, मणिपुर, ठीक है, पंजाब, उत्तराखंड और एक और राज्य है शायद गोवा है, ठीक है। तो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तो 5 राज्यों के जो चुनाव है तो उसमें स्वीप कार्यशाला के तहत क्या किया जाएगा। स्वीप का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्टिसिपेशन। इलेक्ट्रॉनिक पार्टिसिपेशन मतलब होता है कि चुनाव में भागीदारी को बढ़ाना, ठीक है, पार्टिसिपेशन को, जनता की भागीदारी को बढ़ाना, और साथ ही साथ वोटर्स को एजुकेट करना कि सही तरीके की वोटिंग क्या होती है, कैसे इफेक्टिवली आप चुनते हो, चुनाव करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। ये सारे को सारे लोग का एक तरह का अवेयरनेस स्कीम है, ये समझ में आ रहा है, अवेयरनेस प्रोग्राम है, लोगों को जागरूक करने के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा स्वीप नामक ये कंसल्टेशन वर्कशॉप लाया गया है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ पूछा जा सकता है, इलेक्शन कमीशन के इस समय जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, सुशील चंद्रा है, ठीक है। इसके अलावा एक और चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। ये दोनों ने मिलकर इसका आयोजन कराया था। क्लियर है। स्वीप कार्यक्रम क्या है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि सीधे सीधे कार्यक्रम मतदाता शिक्षा जागरूकता है, वो ब्ला 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 है, वही सब चीज़ें हैं, ठीक है। चुनाव आयोग के बारे में बात करें, इसका गठन कब हुआ था, 25 जनवरी 1950 को हुआ था, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कर लिया गया था, पारित कर लिया गया था संविधान सभा द्वारा। तो इसके लिए चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को कर दिया गया था। इसीलिए 25 जनवरी को, हर 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, नेशनल वोटर्स डे, यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है। चुनाव आयोग का मुख्यालय का है नई दिल्ली में, और चुनाव आयोग के जो पहले आयुक्त बने थे, पहले आयुक्त कौन बने थे, सुकुमार सेन, ठीक है। पहले चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थे, सुकुमार सेन, ठीक। क्लियर है। अगला देखते हैं 14 क्वेश्चन आज का। किस भारतीय अभिनेता को हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च की गई देश के मेंटोर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। विच बॉलीवुड एक्टर हैज़ बीन अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ देश के मेंटोर प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को बदला भी जा सकता है कि किस सरकार के द्वारा, किस राज्य या संघ शासित प्रदेश के सरकार के द्वारा देश के मेंटोर कार्यक्रम की शुरुआत होती है। तो स्टेट का नाम भी पूछ सकता है, तो दिल्ली है। और किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इसकी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए, तो वो भी पूछा जा सकता है। तो सही आंसर क्या है, सोनू सूद, ठीक है। सोनू सूद को दिल्ली सरकार ने नियुक्त किया है ब्रांड एम्बेसडर देश के मेंटोर प्रोग्राम के लिए। अभी देश के मेंटोर प्रोग्राम क्या है, इसमें सीधे सीधे क्या है कि हर एक जो सेलिब्रिटी है या कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति जिसने कुछ अचीव किया है, वो जो है 10 बच्चों को क्या करेगा, गाइड करेगा, समझ गया, उन बेहतर करियर के लिए गाइड करेगा। एक तरह से एडॉप्शन स्कीम है कि भैया हम देखेंगे कि इस बच्चे को क्या ज़रूरत होगी, उसकी हम पूरी करेंगे, ठीक है। और इसके लिए बेहतरीन आइकन जो इस समय चल रहे हैं, सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा, ठीक है। तो स्कीम समझ में आ गई ना। अच्छे भविष्य के लिए बच्चों को करेंगे क्या, गाइड, कम से कम 10 बच्चों को गाइड करना है, जो भी गाइड करेगा, ठीक है। इसमें आप भी शामिल हो सकते हैं, अगर आपने देश के लिए कुछ अचीव किया तो पहले कर तो लो, ठीक। तो 5वां क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ रिसेंटली टेकन चार्ज ऑफ प्रेसिडेंटशिप ऑफ स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड। देखो स्टॉप टीबी, देखो एक कार्यक्रम चल रहा है भारत में, उसका नाम क्या है, टीबी हारेगा देश जीतेगा। आपको पता है ना, एक कार्यक्रम चल रहा है, टीबी हारेगा और देश जीतेगा। अच्छा बताओ आप लोग, किस भारतीय अभिनेता को टीबी हारेगा और देश जीतेगा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। कार्यक्रम क्या है, टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये आपको कमेंट करना है। बहुत ही मशहूर अभिनेता है, ठीक है। टीबी हारेगा देश जीतेगा का जो ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो अच्छा ये कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम का मतलब क्या है कि 2025 तक हम भारत में टीबी को ख़त्म कर देंगे, समझ में। वी विल रिपील टीबी। टीबी जो होता है, टीबी बीमारी होता है, वायरस बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है, जिसमें लंग्स में समस्या आ जाती है, आपको पता है, ठीक है। तो टीबी को कम्प्लीटली ख़त्म करना है, इसको निर्मूल समाप्त करना है। इसके लिए टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन चलाया गया, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं ब्ला 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 ब्ला, आपको कमेंट करना है। तो इसका चेयरमैन कौन होता है, तो इसके लिए एक बोर्ड बनाया गया है। बोर्ड बनाया गया है क्या, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड, जो कि देखेगा कि ये स्कीम बढ़िया काम कर रही है कि नहीं। और इसका चेयरमैन हमेशा कौन होता है, जो स्वास्थ्य मंत्री होता है, और इस समय कौन है, मनसुख मांडविया। कौन है, मनसुख मांडविया इसके चेयरमैन है। इसके पहले डॉक्टर हर्षवर्धन क्या हुआ करते थे, इसके चेयरमैन हुआ करते थे। चूँकि अब स्वास्थ्य मंत्री पद से हट गए हैं, तो इसलिए डॉक्टर मनसुख मांडविया को इस बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। तो इन्होंने देखो ये चार्ज इन्होंने ले लिया है, ठीक है। टीबी हारेगा
ये वाला जो कैंपेन है 2025 तक हमें लक्ष्य को हासिल करना है। और यूनाइटेड नेशन ने जो गोल दिया है पूरी दुनिया को कि टीबी खत्म करो 2030 तक, तो भारत ने कहा हम ना 2030 तक इंतजार नहीं किया, हम 25 में समाप्त कर देंगे। समझ में आ गया, 25 में समाप्त कर देंगे। तो ये उनका जो है कार्यक्रम है। देखो प्रधानमंत्री ने 2020-25 तक टीबी मुक्त भारत के सपनों को पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। अभी डॉक्टर हर्षवर्धन के योगदान को स्वीकार किया, अब इनको बनाया गया। अब देखते हैं ये क्या करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आज का, छठा क्वेश्चन आज का, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसको हमने पहले भी कवर किया हुआ है। व्हेन नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑब्जर्व, तो ये प्रत्येक 29 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है। क्या होता है? मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है। मेजर ध्यानचंद जी जो कि भारत के महान हॉकी प्लेयर रहे हैं, हॉकी के जादूगर कहलाते हैं, उनका जन्मदिवस होता है, इसलिए 29 अगस्त को ये मनाया जाता है उनके सम्मान में राष्ट्रीय खेल दिवस। ये है मेजर ध्यानचंद जी जो कि 1928, 1932 और 1936 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए हॉकी में। ठीक है, ज़बरदस्त प्लेयर थे, गोल बहुत ज़बरदस्त करते थे। ठीक है, इन्हीं के सम्मान में प्रत्येक 29 अगस्त को मनाया जाता है क्या? राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, दूसरी बात, इनके नाम पर एक अवार्ड भी कर दिया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को अब क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। ठीक है, पीडीएफ हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लेना, पूछ भी नहीं करते हो। थैंक यू ऑल, आज के लिए इतना ही।